Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start our JKSSP supervisor exam unit number 3 topic women's rights. तो इससे पहले इस यूनिट के हमने 3 वीडियोस जो है अपलोड कर दिए हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हो तो पहले आप वो 3 वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस 4th वीडियो के साथ कंटिन्यू करें. So what are women rights? सो कोफी अनन यहाँ पर कहते हैं कि देर इज़ नो टूल मोर इफ़ेक्टिव दैन द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन. विमेन की एम्पावरमेंट से ज़्यादा कोई भी इफ़ेक्टिव टूल जो है डेवलपमेंट का हो ही नहीं सकता. सो वी कैन से दैट विमेंस राइट्स आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. इसीलिए जो विमेन के राइट हैं वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम है, जो कि इंटाइटल हैं एक विमेन को, गर्ल को ऑन एन इक्वल बेसिस विद मैन. जितने राइट यहाँ पे मैन को मिलते हैं उतने ही इक्विवेलेंट राइट यहाँ पे विमेन को भी मिलने चाहिए. बिकॉज कि विमेन की डेवलपमेंट की वजह से अगर डेवलपमेंट नहीं होती है तो इसके अलावा इसका मतलब है कि सोसाइटी की भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है. ये इंश्योर करती है डिग्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, फुल पार्टिसिपेशन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चर लाइफ में. अगर हम मेजर डायमेंशंस की बात करें विमेंस राइट की तो वो हमारे पास रहते हैं. सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी. अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी तो इसका मतलब है कि हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं बिफोर द लॉ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरह का अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, घर पर हो रहा है, सपोज़ वो हाउस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, सपोज़ अगर गर्ल है उसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ठीक है, लेकिन बॉय को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं उनकी जॉब प्रोफाइल में हो सकता है. मान लीजिए अगर दोनों पर्सन जॉब कर रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, बट मेल और फीमेल में जब प्रमोशन की बात आती है तो मेल को प्रमोशन दे दिया जाता है, बट फीमेल्स के लिए प्रमोशन अगर डिनाई किया जाता है तो इसका मतलब ऑफिस लेवल पर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो इसीलिए जो मेजर डायमेंशन रहते हैं विमेन के राइट के वो रहते हैं हमारे पास राइट टू इक्वालिटी को लेकर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट टू एजुकेशन. अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले इसका मतलब है कि असेस कराना क्वालिटी एजुकेशन का हर एक लेवल पर, हर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना. क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया जैसे नेशंस में जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है फीमेल्स का वो आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स, जैसे ही एज 14 ईयर्स होती है फीमेल्स की, गर्ल्स की, तो उनका स्कूल का ड्रॉप आउट रेट देखने को हमें बहुत ज़्यादा मिलता है. अब ये जो ड्रॉप आउट रेट हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये ड्रॉप आउट रेट कहीं ना कहीं विमेन की जो है प्यूबर्टी के साथ रिलेट कर रहा है कि जैसे ही प्यूबर्टी की स्टेज पे वो पहुंचेंगी और उनका स्कूल जाना जो है वो बंद हो जाएगा. इसीलिए राइट टू एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन का असेस, क्वालिटी एजुकेशन तो हम देखें ही से थे, एटलीस्ट एजुकेशन का ही असेस मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल तक तो उसको मिलना ही चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर राइट टू वर्क एंड इक्वल पे की. जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राइट टू वर्क एंड इक्वल पे की तो हमारा सीधा सा मतलब यहाँ पे हो जाता है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले और रेम्यूनरेशंस बने फॉर इक्वल वर्क की. ठीक है, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस देखे जाते हैं, कुछ ऐसे लेबर वर्क देखे जाते हैं जहाँ पर अगर मेल को पर डे मान लीजिए 100 रुपीज़ मिल रहे हैं तो वहीं फीमेल को हार्डली 20 रुपीज़ मिल रहे होते हैं. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप आपको देखने को मिलेगा. इसीलिए कहीं ना कहीं राइट टू वर्क, पहले तो दोनों को काम ही नहीं मिलेगा. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जो फीमेल को वर्क ही नहीं करने दे रहे होंगे, और अगर वो वर्क करने दे भी देंगे तो उसके बाद हमें ये गैप देखने को मिलेगा जो कि एक ह्यूज गैप हमें देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट टू हेल्थ. अब हम राइट टू हेल्थ की बात करें तो असेस होना चाहिए उनके पास हेल्थ केयर का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट असेस जो है रिप्रोडक्टिव और मेंटल हेल्थ सर्विसेज को होना चाहिए. जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जो हैं आफ्टर 14 ईयर्स गर्ल्स जो है वो स्कूल का ड्रॉप आउट रेट देखने को मिलता है. हार्डली बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो हैं अप्रॉक्सीमेट इंडिया में जो है आफ्टर 14 ईयर्स एजुकेशन अटेन कर पाती हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है
कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, बिकॉज जो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कैसी रहेगी। अप्रॉक्सीमेट 33.9% जो फीमेल डेथ रेट होते हैं वो बिलो 14 ईयर्स की एज में हो जाते हैं, और वो रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ कंडीशंस की वजह से ही होते हैं। अब यहाँ पे जब राइट टू हेल्थ की बात आई तो सबसे पहले ये देखा गया कि यहाँ पर जो विमेंस को राइट है, ठीक है, वो जो राइट है वो रिप्रोडक्टिव राइट्स, साथ ही साथ मेटर्नल राइट्स जो है वो उनको मिलने चाहिए ताकि उनकी बेटर हेल्थ सर्विसेज हो। क्योंकि एक अगर विमेन रिप्रोडक्टिवली स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो अगर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा है, अगर वो हेल्दी है, ठीक है, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा। वो भी एक अच्छा इंडिविजुअल जो है सोसाइटी को मिलेगा। और अगर एक अच्छा इंडिविजुअल सोसाइटी में बॉर्न होता है तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन करता है सोसाइटी की पॉजिटिव डेवलपमेंट में। तो मेटर्नल हेल्थ में के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं जो कि हम आगे फर्दर भी इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जब हम बात कर रहे हैं राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, सबसे पहले तो राइट टू वोट, उसके बाद कंटेस्ट इलेक्शंस और पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो राइट टू वोट होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहाँ पर राइट टू वोट विमेन को दिया ही नहीं गया था स्टार्टिंग में। इवन जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं 1947 में, हमारे यहाँ तो राइट टू वोट था, लेकिन अमेरिका जैसे नेशंस में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी राइट टू वोट विमेंस को बहुत लेट दिया गया है। दे हैव टू प्रोटेस्ट टू गेट द राइट टू वोट, ठीक है। इलेक्शंस में कंटेस्ट करना हमारे यहाँ तो बहुत पहले से रहा है। कहीं ना कहीं हम इस मामले में थोड़ा सा एडवांटेजेस तो हैं बाकी नेशंस के, लेकिन अभी भी कहीं वो देखा जाए तो बहुत तरह के सुधार हमें करने की ज़रूरत है। पार्टिसिपेशन जो है वुमेन की डिसीजन मेकिंग में होनी चाहिए। सबसे पहले ये पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग की होनी कहाँ से चाहिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत तो हमारे घरों से होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपके घर में 2 पर्सन होते हैं, एक आपका मदर, दूसरा फादर, ठीक है। दोनों को पर्सन ही कंसीडर करेंगे, अभी हम नहीं देखेंगे कि इनका जेंडर क्या है, इनका सेक्स क्या है, हम पर्सन कंसीडर करें। दे आर टू इंडिविजुअल्स। तो जितना राइट आपके फादर को डिसीजन लेने का है उतना ही राइट आपकी मदर को होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी मदर उतना ही पार्टिसिपेट कर पा रही है डिसीजन मेकिंग में जितना आपके फादर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आप एक हेल्दी फैमिली में सर्वाइव कर रहे हैं। यू आर लिविंग इन अ हेल्दी फैमिली। और अगर आप एक हेल्दी फैमिली में हैं तो नो डाउट आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं और एक आप हेल्दी सिटीज़न भी हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो पहले खुद से होती है, सेल्फ होती है। अगर हम घर से शुरुआत करते हैं तो फिर हम बाहर को भी बता सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम GH मीट का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सेल्फ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सेल्फ, देन वी आर अदर। जनरलाइज सेल्फ और जनरलाइज अदर का कंसेप्ट यहाँ पे GH मीट जो हमें बताते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको यहाँ पे रिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे राइट टू सेफ्टी एंड डिग्निटी। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले विमेन को प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट वायलेंस, हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिलती है कि हमें कैसे विमेन को वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए हमें पता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था इंडिया में 2005 में, ठीक है। हैरेसमेंट के अगेंस्ट हमें पता है विशाखा गाइडलाइंस आई थी कि वर्क प्लेस पे कैसे विमेंस का जो हैरेसमेंट है या सेक्सुअल हैरेसमेंट है या इमोशनल हैरेसमेंट है उसको रोकने के लिए, फिजिकल हैरेसमेंट को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस आई थी 2013 में। तो इस तरह की जो है गवर्नमेंट्स टाइम टू टाइम स्कीम्स, टाइम टू टाइम एक्ट्स लाती रहती है ताकि वो विमेन की डिग्निटी को सेव कर सकें, ठीक है, और उसको कॉन्फिडेंस दे सकें कि वो बाहर जाके काम कर सके और कम्पीट कर सके और हमारी सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में हेल्प करें। साथ ही साथ एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट और ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अगर इसमें देखा जाए कि जो राइट टू सेफ्टी और डिग्निटी है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है वो घरों से होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे। अब हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बेसिकली इसलिए देख रहे हैं बिकॉज हमारा जो पेपर है वो MCQ बेस्ड पेपर है, ठीक है। हमें आने हैं MCQ, ठीक है। तो हम किसी भी टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में
डिस्क्राइब नहीं करने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत ही क्रिस्प कंटेंट लेना है, बिकॉज हमें जो 60 मार्क्स के वहाँ पे जो MCQ आने हैं उसमें हमें 60 के 60 करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे एक्ट्स की डेट, आर्टिकल्स, जो भी रिलेटेड होगा जिस भी टॉपिक से, उन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ से चलना है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ की, जो कि हमें कौन सा देता है, आर्टिकल 14। अब यहाँ पे आर्टिकल, जैसे हम मान लीजिए जो एग्ज़ाम है आपका, तो एग्ज़ाम में वो क्या करेगा, कॉलम बना देगा, आपको आर्टिकल लिख देगा यहाँ पे 14, 15, 16, और यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट्स लिख देगा जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, कि क्या स्टेट कर रहा है ये आर्टिकल, ये कुछ स्टेटमेंट्स लिख देगा। और उसके बाद ऑप्शन में पूछेगा कि यहाँ पर अगर मैं इसको 1 मान लूँ, यहाँ 2 एंड दिस इज़ 3, तो वो पूछेगा कि 1 एंड 2, ठीक है, वो आपसे पूछ लेगा कि करेक्ट कौन से हैं। वो आपसे यहाँ पे क्या पूछ लेगा, सपोज वो आपसे पूछता है कि करेक्ट कौन से हैं, तो एक ऑप्शन दे देता है आपको 1 एंड 2 का। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन आपको दे देता है कि 2 एंड 3। इसी तरह आपको एक C ऑप्शन दे देता, 1 एंड 3। तो आपको ये स्टेटमेंट्स अगर पता होंगी, ये सारी स्टेटमेंट्स पता होंगी, तभी तो आप पता लगा पाएंगे कि आर्टिकल 14 करेक्ट था और आर्टिकल 15 करेक्ट था, तो ऑप्शन मेरा A हो सकता है। यहाँ पता लगाते हैं कि आर्टिकल आपका 14 और 16 यहाँ सही लिखा है, और 15 में उसने जो है 39 की स्टेटमेंट लिख दी हुई है, तो आप सही ऑप्शन टिक करते हैं। तो इसीलिए हमने ना टू द पॉइंट और बहुत ही क्रिस्प मैनर में इस टॉपिक के साथ चलना है। सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल 14 है, जो कि है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 है, ये आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 16, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 39 क्लॉज D, इक्वल पे की बात करता है फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए, वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, ह्यूमेन कंडीशंस मिलनी चाहिए काम की महिलाओं को। ठीक है, और अगर वो डिलीवरी के बाद जो है उनको एक मैटरनिटी लीव जो है एटलीस्ट वो 3 मंथ्स की मिलनी चाहिए। ठीक है, जिससे वो रिकवर हो सकें और वापस काम पर आ सकें। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी कंपनी को पता चलता है कि अगर उनका कोई फीमेल एम्प्लॉय जो वो प्रेग्नेंट है, तो उसको वो अपने यहाँ से क्या कर दें, रिलीव ही कर दें। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी गाइडलाइंस जो है वो बनी रहती हैं। ठीक है, कंपनी में कितने फीमेल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, गवर्नमेंट इसका भी डाटा उनसे लेती है। साथ ही साथ आजकल कंपनियों से ये भी पूछा जाता है कि आपकी कंपनी में क्रैचेज़ हैं या नहीं। क्रैचेज़ की सुविधाओं पे भी ध्यान दिया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे क्रैचेज़ की फैसिलिटीज़ को देखा जाता है। विमेन एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी लिए सेपरेट वॉशरूम्स हैं या नहीं, ये सारी फैसिलिटीज़ को वहाँ पे देखा जाता है। हाइजीन को देखा जाता है, वहाँ पे सेफ्टी को देखा जाता है। और सारी गाइडलाइंस, जैसे विशाखा गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है विशाखा गाइडलाइंस है, वो यहाँ पे फॉलो हो रही है या नहीं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड थे ह्यूमन राइट्स, स्पेशली अकॉर्डिंग टू द विमेन राइट्स के, तो ये आपने अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे की लेजिस्लेशंस क्या हैं। तो की लेजिस्लेशन तो यहाँ पे बहुत ही सारे हैं। तो सबसे पहले हम अगर की लेजिस्लेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब यहाँ पर वो क्या होगा कि आपको जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन देगा, सपोज करो वो आपको MCQ देता है, तो वो यहाँ पे क्या कर देता है, वो इस लॉ का नाम लिखता है। ठीक है, और आपको ऑप्शन दे देता है 2002, 2003, 2005, 2004। ठीक है, तो मान लीजिए उसने आपसे ये जो है एक तरह का ये आपने उसने स्टेटमेंट लिखा और पूछ दिया कि ये एक्ट जो है वो कब आया था। तो आपको इन एक्ट की डेट्स को भी याद रखना है, ताकि आप वहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकें कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2005। तो इसीलिए इन सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान से नोट करना है, और जो जो मैं बता रही हूँ इसको अपनी नोट्स में जो है ऐड ऑन करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसका भी मैंने नाम लिया था विशाखा गाइडलाइंस। इसी तरह फिर उसके बाद डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस एक्ट को 1984 में
अमेंडमेंट भी हुई है इस एक्ट की, तो ये भी आपने याद रखना। मान लीजिए आपको डॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट दिया और वहाँ पर आपको 1961 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है वहाँ ऑप्शन में 1984 हो, क्योंकि 1984 में इस एक्ट को अमेंड भी करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात करें तो ये आता है 1961 में। इसी तरह जो प्रोहिबिशन है चाइल्ड मैरिज का वो आता है 2006 में। अब की लेजिस्लेशन के साथ साथ अब यहाँ पर जो है ये जो हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो जो चैलेंजेस हमारे पास यहाँ पे रहते हैं वो सबसे पहले तो है जेंडर बेस्ड वायलेंस, उसके बाद वेजेस में इनइक्वालिटी है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है लीडरशिप पोजीशंस में। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अंडर रिप्रेजेंटेशन है हमारे लीडरशिप पोजीशंस में। लिमिटेड एक्सेस दिया गया है एजुकेशन और हेल्थ केयर का कुछ रीजन्स में। और परसिस्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे देखने की बात कर रहे हैं वो है पैट्रियार्कल नॉर्म्स के बारे में। जब हम यहाँ पे पैट्रियार्की की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पैट्रियार्की जो है ये इंडियन सोसाइटी में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट देखने को मिलती है। हालांकि इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें मैट्रीलिनियर सोसाइटीज़, वहाँ पर भी मैट्रियार्की नहीं, आपको मैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ मिलेंगी। बेसिकली कहीं ना कहीं उनकी लीनियज जो है वो मदर के साइड से देखी जाएगी और उसमें भी कंट्रोल कहीं ना कहीं वहाँ पे मामा का रहता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी रोल जो है वो मैन ही प्ले कर रहा है। बट नेवरदलेस कि हम यहाँ पर जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पैट्रियार्की की, कि यहाँ पर इंडिया में जो मोस्ट प्रेवलेंट सिस्टम है वो पैट्रियार्की है। कहीं ना कहीं ये बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ जो है वो डील करती है, बिकॉज हमें लगता है कि मेन आर द लीडर्स। ठीक है, हम आदमी को ही लीडर कंसीडर कर रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, दे आर डिसीजन मेकर्स। तो शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द बेसिक थिंग कि स्टार्टिंग से जो सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर्स था उनमें इनको अर्नर्स की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, अब जब इनको अर्नर की कैटेगरी में रखा गया था तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक जो है वो भाव डेवलप हो गया कि यस वी आर द अर्नर, हम कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीजन को भी जो है हम ही इन्फ्लुएंस करेंगे। डिसीजन हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं लीडर भी हम ही हैं। तो अर्नर होने की वजह से ये डिसीजन मेकर बन गए और डिसीजन मेकर होने की वजह से ये अपने आप को लीडरशिप जैसी पोजीशन में भी समझने लग पड़े, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो विमेन के राइट्स थे जिनका हनन हुआ। और इस वजह से फिर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ा और एक्ट्स बनाने पड़े जिसमें विमेन और मेन को जो है वो इक्वल राइट्स दिए जाएं। ठीक है, so that's all for today. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बिकॉज बहुत ही क्रिस्प कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। तो आप इसको रिवाइज करिए। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वीडियो को आप लाइक करिए, इसको आप शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइबर काउंट ही कहीं ना कहीं मोटिवेशन देगा और ये सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करने की भी कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन।